हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अमित सक्सेना और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक एक्साइटिंग जर्नी पे जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बेसिकली दिस इज फॉर बिगनर्स। मेरे पास 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इस जर्नी के दौरान मैंने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, जहां मैंने देखा कि एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स ही नहीं बल्कि लीडरशिप और कम्युनिकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने करियर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर लार्ज स्केल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक। मुझे पता है कि बिगनर्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लग सकता है, लेकिन मेरा जो पर्पस है वो इस कोर्स के थ्रू आपको सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ ये कॉन्सेप्ट समझाने का। आज का हमारा सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने करियर में या तो नए हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एक स्किल के रूप में सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलकर सीखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके करियर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए कैसे एक गेम चेंजर बन सकता है। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीप डाइव सेशन ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर बिगनर्स। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल्स, एनालॉजीज और प्रैक्टिकल टिप्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज हर फील्ड में होता है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बिजनेस हो या इवेंट्स हो, एजुकेशन हो या फिर पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो। बेसिकली हर काम जिसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व हो वहां प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज होता है। जरा सोचिए, अगर आप एक फैमिली इवेंट या कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और कोई प्लानिंग नहीं है तो कैओस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉलो करेंगे सब ऑर्गेनाइज, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री होगा। चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट्स को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और इंश्योर करना कि प्रोजेक्ट्स गोल टाइम पे और एफिशिएंटली कंप्लीट हो। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कॉलेज फेस्ट का एग्जांपल लिया था, पहले हम उसी कॉलेज फेस्ट का एग्जांपल लेके समझते हैं। तो कॉलेज फेस्ट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? देयर वर फोर थिंग्स, जिसमें से सबसे पहली है बजट एलोकेट करना। बिना बजट के ऑब्वियसली आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। सेकंड है, जब आपको बजट एलोकेट हो जाता है तो उसके बाद आपको टास्क असाइन करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको एक टीम चाहिए जिनको आप टास्क असाइन करेंगे, तो टीम आइडेंटिफाई करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। देन व्हेन यू हैव अ टीम एंड आपने उनको टास्क असाइन कर दिए हैं, अब आता है बात कि टास्क की डेडलाइंस। हम ऐसा नहीं कर सकते कि टास्क को हम फॉर एवर छोड़ सकते हैं कि जब तक आपका मन है तब तक कंप्लीट करो। नो, देयर आर डेडलाइंस, उन डेडलाइंस तक उन टास्क को कंप्लीट होना है। ठीक है, तो टीम की हमने बात कर ली है। तो टीम जनरली हम लोग जब कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं तो वी आस्क फॉर वॉलंटियरशिप। सो वॉलंटियर्स हमें चाहिए रहते हैं जिनको हम टास्क असाइन करते हैं। तो देयर वर फोर थिंग्स: बजट एलोकेट करना, टास्क असाइन करना, डेडलाइंस फॉलो करना एंड देन वॉलंटियर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना जिनको हमने टास्क असाइन किया। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग कंफ्यूजन और डिलेस इनएविटेबल हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल लेते हैं आईटी का, जिसमें मैंने अपना मैक्सिमम जो मेरा करियर रहा है वो आईटी में है। सो आईटी में मेजरली एक प्रोजेक्ट में क्या होता है? कोडिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोडक्ट या एनहांसमेंट आप कोई कर रहे हो तो उसका डिप्लॉयमेंट। अगर पीएम अगर पीएम फॉलो अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने फॉलो नहीं किया तो ओवरलैप और एरर्स ज्यादा होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर करता है क्लैरिटी और एफिशिएंसी, क्योंकि आपको पता रहता है कि आपका टास्क कब कंप्लीट होने वाला है, कौन करने वाला है, क्या रिस्क हैं, क्या इश्यूज हैं। रिस्क और इश्यूज के बारे में हम आगे की स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे प्रोजेक्ट में या हमारी लाइफ में क्लैरिटी और एफिशिएंसी लेके आता है। अगर इसको एक एनालॉजी के थ्रू समझें तो पीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक रोड मैप है। अगर रोड मैप फॉलो करोगे डेस्टिनेशन स्मूथ और सेफ मिलेगा। बिना रोड मैप के टाइम और रिसोर्सेस दोनों वेस्ट होंगे। ऑडियंस
सोचिए, आपके लास्ट प्रोजेक्ट में प्लानिंग हुई थी या नहीं? अगर हुई, कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने आपका हेल्प किया, और अगर नहीं हुआ तो क्या चैलेंजेस आए थे? ये एक सोचने वाला पॉइंट है, जिसको आप सोच सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस। दोनों केस में जहां आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉलो किया, या जो दूसरा केस है जिसमें आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया और एडहॉक बेसिस पे आपने प्रोजेक्ट रन किया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो हर प्रोजेक्ट के लिए रिपीटेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, चाहे स्मॉल हो या लार्ज प्रोजेक्ट हो। रिपीटेबल फ्रेमवर्क मतलब एक सेट ऑफ टास्क हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, राइट? आपको इनिशिएशन, आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा, फिर आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, देन इट विल एग्जीक्यूट, देन इट विल कम टू क्लोजर। ये 4 फेज होते हैं जिनके बारे में हम आगे स्लाइड्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट इट्स अ सेट ऑफ टास्क जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। इट इज नॉट पर्सन डिपेंडेंट। इसकी ब्यूटी यही है कि ये पर्सन डिपेंडेंट नहीं है फ्रेमवर्क। आज मैं कर रहा हूं तो भी मैं यही फॉलो करूंगा, कल आप करोगे तो भी यही फॉलो करोगे, और सेम रिजल्ट्स आएंगे। ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। लेट्स सी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है सिस्टमेटिकली प्रोजेक्ट्स को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और इंश्योर करना कि प्रोजेक्ट गोल टाइम पर और एफिशिएंटली कंप्लीट हो। रियल लाइफ एग्जांपल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कॉलेज फेस्ट। इमेजिन आप एक कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आपको डिसाइड करना होगा बजट क्या है, कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है, कौन रिस्पॉन्सिबल है हर टास्क के लिए, और कैसे डेडलाइंस मीट होगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो एक बार मैं आपको रीआइटरेट कर रहा था, जिससे आप इसको पैरेलली अपने अपनी फील्ड के साथ रिलेट कर सकें। अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं हुई तो कंफ्यूजन और डिलेज होंगे, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली एक रोड मैप प्रोवाइड करता है, आई एम अगेन रिपीटिंग, जिससे आप ट्रैक पर ट्रैक पर रहोगे और सरप्राइजेस कम होंगे। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे आते हैं। एक आईटी प्रोजेक्ट जिसमें हम कोडिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट टास्क होते हैं। अगर पीएम फॉलो नहीं करेंगे तो कोडिंग और टेस्टिंग टीम्स का शेड्यूल मिसमैच हो जाएगा। सेकेंडली, बग्स और एरर्स ज़्यादा होंगे, बिकॉज कोडिंग और टेस्टिंग टीम प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर शेड्यूल। ठीक है, तो इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो टीम्स हैं, डिफरेंट टीम्स आपके टास्क पे काम कर रही हैं, उनके बीच में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। इसी से एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपके टास्क और प्रोजेक्ट स्मूथली होंगे। अदरवाइज बग्स, एरर्स, डिलेस, ये सब इनएविटेबल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर पाओगे। एक और एनालॉजी से समझें तो पीएम एक जीपीएस की तरह है। आप, आई होप सब लोग, आजकल तो जीपीएस बहुत कॉमन है। हम लोग जीपीएस के बिना कहीं, अगर हम जा रहे हैं कहीं, तो बिना जीपीएस के हम कहीं नहीं जाते आजकल। मोस्ट ऑफ अस आर फॉर यूजिंग जीपीएस। जीपीएस फॉलो करोगे, डेस्टिनेशन स्मूथली मिलेगा। बिना जीपीएस के टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। ओके, नाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किन किन चीजों से बना होता है? इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर कैसे क्या करते हैं हम, कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे काम होगा, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेस हम आइडेंटिफाई करते हैं, टीम्स आइडेंटिफाई करते हैं, और टूल्स, कौन कौन से टूल्स पे हम काम करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिना टूल के आप करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। बहुत से लोग एक्सेल यूज़ करते हैं। हम लोग मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, तो वो एक बहुत फेमस टूल है एमपीपी, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लान, सो दे आर यूजिंग दैट। क्लैरिटी भी एक है टूल। सो देयर आर डिफरेंट टूल्स इन मार्केट। तो टूल्स के ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है कंट्रोल। अब आपने प्लान कर लिया, आपने टास्क भी एलोकेट कर दिए, नाउ व्हाट? आप उनको फ्री नहीं छोड़ सकते, राइट?
कि भाई आपको टास्क मिल गया है, नाउ आप इस टास्क को कंप्लीट कर लो जब आपका मन हो। तो आपको एक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, एक कंट्रोल रखना पड़ेगा उस टीम को, इसको हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कहते हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम उसे और डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, उसके बिना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है। आप मुझे सोच के बताएं कमेंट सेक्शन में कि लास्ट प्रोजेक्ट में प्लानिंग हुई थी या नहीं, प्लानिंग ने कितना हेल्प किया था, क्या चैलेंजेस आए थे, या प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क है हमारा, वो छोटे पर्सनल टास्क से लेकर बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स तक काम आता है। कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हर जगह इंप्लीमेंट होता है। चाहे आप होम रेनोवेशन करा रहे हो, कॉलेज असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हो, या बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, पीएम के स्टेप्स फॉलो करने से एफिशिएंसी और सक्सेस रेट इंप्रूव होता है। एक टिप मैं आपको उस पर देना चाहूंगा कि ऑलवेज स्टार्ट विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए, जिससे कि प्लानिंग आपकी स्मूथ रहेगी और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा। नाउ आई एम कमिंग टू थर्ड स्लाइड, व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैटर्स। सो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी के ऊपर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। देन कम्स द प्रोडक्टिविटी, बेटर टीम कोऑर्डिनेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेन पर्पस है एफिशिएंसी इंक्रीज करना। तो अब मैं आपसे डिटेल में इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूँ। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्पस है एफिशिएंसी इंक्रीज करना, रिस्क रिड्यूस करना, कम्युनिकेशन क्लियर करना और इंश्योर करना कि डेडलाइंस मीट हो। कॉलेज फेस्ट का मैं एक बार फिर से एग्जांपल लेना चाहूंगा, बिकॉज ये एक ऐसा एग्जांपल है जो मेरे हर टॉपिक, हर सब टॉपिक के साथ रिलेट करता है। आप इमेजिन कीजिए कि आप कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कर तो रहे हैं, बट बिना प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अगर आपका प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, जो वॉलंटियर्स उसमें काम कर रहे होंगे, दे विल गेट कंफ्यूज्ड। वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि उनको करना क्या है, कब तक करना है। स्टॉल सेटअप डिले हो जाती है, आप स्टॉल जो सेटअप करोगे वो डिले हो जाएगा। बजट ओवररन हो जाएगा, बिकॉज देर इज नो चेक ऑन द बजट कि अभी तक कितना खत्म हो चुका है बजट, कितना बचा है हमारे पास, तो वो कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। देर इज नो प्रोजेक्ट मैनेजर, सब अपनी मर्जी से जितना बजट है वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? सोचिए, इसका रिजल्ट होगा कि ये पूरा कैओटिक हो जाएगा, राइट? स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट। तो चांसेस है कि कॉलेज फेस्ट आपका जो है, इट विल बिकम अ फेलियर। इसके चांसेस 90% है विदाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। उसमें अगर मल्टीपल टीम्स काम कर रही हो, कोडिंग, जैसे कोडिंग की एक अलग टीम होती है, टेस्ट करने के लिए एक अलग टीम होती है, डिप्लॉयमेंट करने के लिए एक अलग टीम होती है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, टास्क ओवरलैप होंगे, एरर्स और बग्स ज्यादा होंगे, क्लाइंट को डिले और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तीन चीज तो पक्की है। सो आई एम रीआइट्रेटिंग, पीएम इंश्योर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करता है कि टास्क प्रॉपरली प्लान्ड और एग्जीक्यूट हो। रिस्क मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने और सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करने में। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करते हो, तो आपको इनिशियली रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। अगर आप रिस्क इनिशियली आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो लेटर ऑन जो स्टेजेस हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी विल इंक्रीज। थर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपके क्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डिफाइन करने पड़ते हैं। अगर इसमें क्लैरिटी नहीं हुई और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलैप कर गए, तो देयर विल बी अ कंफ्यूजन बिटवीन टीम कि ये काम मुझे करना है या मुझे करना है। दे विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट? फिर है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट पे आपका बजट, मैन पावर और टूल्स इफेक्टिवली यूज होते हैं, अगर आपका रिसोर्स मैनेजमेंट है। और अगर नहीं है, तो यही फिर
आप केयरलेसली यूज करते हो और इट विल अगेन एंड इन chaos. आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कोई आप कमेंट कर सकते हैं जहां पर ऐसा कोई chaos हुआ हो, जहां प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रॉपरली ना की गई हो, जैसे कि मैंने अभी ऊपर वाली स्लाइड में बोला है, तो यू कैन कमेंट ऑन दैट. ऑल्सो कमेंट कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे उन प्रोजेक्ट्स में. कुछ स्टडीज इसके ऊपर काफी हुई हैं. So, which shows that organization with proper PM practices delivers project on time, within budget, and with better quality. Beginners often ignore PM या project management, thinking it's extra work, but actually ये time और resource save करता है. ये generally project managers सोचते हैं कि जो project management का framework है, उनकी जो practices हैं, it's a overhead, right? But ऐसा नहीं है. Project management actually helps in avoid unnecessary stress, ensures accountability, and improve team coordination. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट टू रिआइटरेट कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. हम एक स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या सॉरी, नॉट द ट्रिप, एनुअल डे. हम स्कूल का एक एनुअल डे प्लान कर रहे हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है. एनुअल डे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. बच्चे जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनको प्रॉप्स चाहिए होते हैं, रिहर्सल्स के लिए टाइम चाहिए होता है, गेस्ट्स को मैनेज करना पड़ता है. तो अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं करेंगे, उस इवेंट को मैनेज नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें हम लोग ढंग से नहीं कर सकते हैं, एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे. विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने पास क्लियर टाइमलाइन होगी, टास्क असाइंड होंगे, एवरीवन कोऑर्डिनेटेड, और फाइनली इवेंट सक्सेसफुल होगा आपका. एक टिप इस स्लाइड पे मैं देना चाहूंगा आपको. मैं हर स्लाइड पे एक आपको टिप दूंगा. ऑलवेज रिमेंबर, पीएम इज नॉट जस्ट फॉर कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स, इट्स अ स्किल फॉर लाइफ. ऐसा नहीं है कि आप अपने जॉब पे जा रहे हैं वहीं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा. इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर. आप अपने बच्चों के बर्थडे ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां भी आपको इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वहां लगता है. देन मैरिजेस होती हैं बच्चों की, वहाँ वहाँ तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए. सो द पॉइंट इज कि दिस इज not only important for your workplace but in your personal life also. अब आते हैं प्रोजेक्ट साइकिल ओवरव्यू पे. ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंदर हमारे चार पांच फेजेस होते हैं, सॉरी 5 फेजेस होते हैं. इन 5 फेजेस को लेके एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो इसको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं. तो इसके अंदर सबसे पहला आता है इनिशिएशन, देन प्लानिंग, देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, एंड देन क्लोजर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इनिशिएशन, जो सबसे पहला फेज है. ये फेज प्रोजेक्ट का स्टार्ट होता है. ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं इस फेज में और फिजिबिलिटी चेक होती है. कॉलेज फेस्ट का अगर मैं एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, तो इनिशिएशन फेज में आप बजट डिसाइड करोगे कॉलेज फेस्ट का, कि बजट अवेलेबल है या नहीं, वेन्यू फिजिबल है या नहीं, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है या नहीं. राइट, सो स्टेक होल्डर कॉलेज फेस्ट में कौन होंगे? आपके कॉलेज फेस्ट के स्टेक होल्डर्स में आपके मैनेजमेंट टीम होगी, बेसिकली जो स्पॉन्सर कर रही है इसको. राइट, आपके एडमिन ग्रुप्स होंगे, वो स्टेक होल्डर्स हैं. लाइट डिपार्टमेंट में कोई है, थर्ड पार्टीज हैं आपकी जो आपके स्टॉल सेटअप करने में हेल्प कर रहे हैं, वेंडर्स हैं आपके. तो इनिशिएशन फेज में आप मैनेज ये मेक श्योर करते हो कि आ, इन सब का अप्रूवल आपके पास है या नहीं. राइट, तो ये सब चीजें जो आपकी कॉलेज फेस्ट को किक स्टार्ट देने में जरूरी इंपॉर्टेंट है, वो आप चेक करते हो, उसका अप्रूवल लेते हो. इन सब का जब अप्रूवल मिल जाता है, इन सब के बजट का अप्रूवल मिल जाता है, तभी आप नेक्स्ट फेज में जाते हो. राइट, सो अब आप आते हो प्लानिंग फेज में.
प्लानिंग में रोड मैप कैसे क्रिएट होता है, टाइमलाइंस और रिसोर्सेज डिसाइड होते हैं। सो दो इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लानिंग फेज में, रोड मैप क्रिएट होता है, टाइमलाइंस और रिसोर्सेज डिसाइड होते हैं, राइट। एग्जाम्पल, कॉलेज फेस्ट का एग्जाम्पल लें, 50 स्टॉल्स, 30 वॉलंटियर्स, कौन से टास्क कब कंप्लीट होंगे ये प्लान करना है। टूल्स कौन कौन से यूज कर सकते हो आप, एक गैंट चार्ट है, टाइमलाइंस, टास्क लिस्ट, ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। बेसिकली गैंट चार्ट इज अ पेड सॉफ्टवेयर, ये एमपीपी का पार्ट होता है। एमपीपी अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही कॉमन सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें गैंट चार्ट अगर आपने देखा है तो इट्स लाइक टाइमलाइन के हिसाब से आपको टास्क और उसका पिक्टोरियल व्यू दिखाया जाता है। मैं जब हम गैंट चार्ट पे आएंगे तो मैं आपको उसका एक सैंपल दिखाऊंगा। तो ये टास्क, ये टूल्स हैं जो आपको प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट फॉर प्लानिंग, प्लानिंग रिड्यूसेस कंफ्यूजन एंड इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशंस। ये हम आप ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं विच इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में प्लान इम्प्लीमेंटेशन होता है। बेसिकली जो भी आपने प्लान किया है वो अब एग्जीक्यूट करने का टाइम है, तो वो एग्जीक्यूशन फेज में आता है। टास्क असाइन टीम मेंबर्स कंप्लीट करते हैं, जिसको आपने जो जो टास्क असाइन किया है वो टास्क वो टीम मेंबर कंप्लीट करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगेन कॉलेज फेस्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। हमने स्टॉल सेटअप किया, डेकोरेशन किया, मार्केटिंग की, इनवाइट भेजे, सारे काम साइमल्टेनियसली किए आपने। डेली अपडेट्स और मीटिंग्स हेल्प टास्क ट्रैक प्रोग्रेस। सो एग्जीक्यूशन के अंदर हम डेली अपडेट्स लेते हैं, टीम के साथ मीटिंग्स करते हैं, उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। सो ये चार चीजें एग्जीक्यूशन में होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग में प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं और डेविएशन करेक्ट करते हैं। आप प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हो, सपोज आपको कोई इशू आ रहा है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उस इशू को रिजॉल्व करेगा और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे मॉनिटर कर रहे हो। तो देर आर सर्टेन मैट्रिक्स जिन्हें केपीआईज बोलते हैं, राइट। केपीआईज होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं प्रोजेक्ट प्लान के अंदर, कि फर्स्ट माइलस्टोन है हमारा कि हमारा फॉर एन एग्जांपल बजट अप्रूव हो गया, दैट्स आवर फर्स्ट माइलस्टोन। देन हमारे सारे सेकंड माइलस्टोन इज कि हमारा सारा सेटअप हो गया, राइट। तो इस तरह के हम माइलस्टोन प्रोजेक्ट प्लान में बनाते हैं। uh, और इसी के साथ कुछ मैट्रिक्सेस होती हैं। आईटी का अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं एक आईटी का प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं एक प्रोजेक्ट को एस्टिमेट कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से 100 आवर्स का एक प्रोजेक्ट है या 1000 आवर्स का एक प्रोजेक्ट है। तो उस 1000 आवर्स के अगेंस्ट में कितने एक्चुअल्स मैं बर्न कर चुका हूँ या कितने एक्चुअल आवर्स लग चुके हैं। सो देयर आर सर्टेन मैट्रिसेस लाइक एफर्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस। तो उसमें आप एक्चुअली प्लान को अगेंस्ट द एक्चुअल कैलकुलेट करते हो। इट्स लाइक एक्चुअल माइनस प्लान डिवाइडेड बाय प्लान। सो एक मैट्रिक्स है जो आपको बताती है कि आप अपने प्लान एफर्ट से कितना वेरी कर रहे हो, और अगर आप ज़्यादा वेरी कर रहे हो, विद इन लिमिट्स नहीं हो, तो देन यू टेक सम एक्शन। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फेज में जो ये फेज है आपको हेल्प करता है वापस ऑन ट्रैक आने के लिए। ओके, अब फाइनल फेज आता है इसका क्लोजर। क्लोजर में हम प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। बेसिकली इसमें जो भी हमने प्रोजेक्ट में बनाया है, आईटी का अगर एग्जांपल लें, तो अगर हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, कोई जिसमें हमने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है क्लाइंट के लिए, तो वो क्लाइंट को हम डिलीवर करते हैं, राइट। फिर क्लाइंट उस पर टेस्ट करता है, टेस्ट करके वो कंफर्मेशन देता है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। इफ क्लाइंट सेज कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, तो वो फेज वहीं खत्म हो जाता है। उस फेज में फिर जो फ्रॉम द क्लाइंट साइड इट दैट स्टेप इज ओवर। पर आपकी साइड पे आपको लेसन लर्न डॉक्यूमेंट करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट बनाना पड़ता है। सो ये एक स्टैंडर्ड टास्क है जो हम क्लोजर फेज में फॉलो करते हैं। कॉलेज फेस्ट का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो आफ्टर कॉलेज फेस्ट रिव्यू करो कि डेडलाइंस मीट हुई, बजट कैसे मैनेज हुआ और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं नेक्स्ट टाइम पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
जो इस प्रोजेक्ट में चैलेंजेस हमने फेस किए हैं वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ना करें, तो उसके लिए हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने प्रोसेस में, अपने वे ऑफ वर्किंग में, अपने रिसोर्स मैनेजमेंट में, अपने बजट प्लानिंग में, एनी सब टास्क और फेस। अगर मैं चारों पांचों फेजेस को एक एनालॉजी से समझाऊं, तो सपोज जैसे आप कोई हाउस अपना बिल्ड कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो इनिशिएशन में आप क्या करेंगे? आप अपने घर का डिज़ाइन बनाएंगे, राइट, उसे फाइनलाइज करेंगे। प्लानिंग में आप मटेरियल्स, वर्कर्स, शेड्यूल डिसाइड करेंगे। एग्जीक्यूशन में एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लोजर में हैंडओवर कंप्लीट करेंगे और जो ओनर है उसको फाइनली घर का हैंडओवर दे देंगे। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप अपने प्रोजेक्ट में सोच के बताइए कि ये पांचों फेजेस फॉलो हुए थे या नहीं। क्या कोई फेज मिस हुआ? अगर मिस हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? कमेंट में ज़रूर लिखें। एक टिप इम्पॉर्टेंट इस स्लाइड के लिए, हर फेज का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज नोट दैट विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको बहुत चैलेंजेस आ जाएंगे, राइट, बिकॉज आपको काफ़ी चीज़ें रिफर करनी पड़ती हैं। जैसे आपने कोई सिमिलर प्रोजेक्ट पास्ट में किया है और वो प्रोजेक्ट फिर से आ गया, उस तरह का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपको वो लास्ट प्रोजेक्ट को रिफर करना पड़ेगा। रिफर करने के लिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आप क्या रेफर करोगे? तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से क्लैरिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूजफुल होता है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो चारों पांचों फेजेस हैं, ये छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, ये सब के लिए एप्लीकेबल है, इसमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम इनिशिएशन फेज को और डिटेल में समझेंगे। ओके, ये प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, राइट, जैसा हम आपको बोल चुके हैं। इनिशिएशन फेज में प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते हैं और फिजिबिलिटी चेक की जाती है। ये फेज डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा या नहीं, और अगर स्टार्ट होता है तो कैसे चलेगा। कॉलेज फेस्ट का एग्जांपल लें तो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना है हमें। सबसे पहले हमारा गोल क्या है? एंटरटेनमेंट, फंड रेजिंग या कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो ये इन तीनों में से हमें डिसाइड करना है। फिजिबिलिटी चेक, बजट अवेलेबल है या नहीं, वेन्यू फिजिबल है या नहीं, वॉलेंटियर्स की अवेलेबिलिटी चेक करना है आपको। फिर स्टेक होल्डर्स से अप्रूवल लेना है लास्ट स्टेप में। प्रिंसिपल, स्टूडेंट काउंसिल, स्पॉन्सर्स, ये सब आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो इनका अप्रूवल लिए बिना आप कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो अगर आपने जो इनिशिएशन फेज प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो प्रोजेक्ट लेटर स्टेज में फेल हो जाएगा, और जब लेटर स्टेज में फेल होगा तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जिसे हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और रीवर्क करना पड़ेगा आपको, तो रीवर्क करने में काफ़ी एफर्ट जाए वेस्ट होगा। कॉलेज फेस्ट का एग्जांपल लेके समझाऊं तो जैसे कॉलेज फेस्ट शुरू हो गई विदाउट अप्रूवल, लास्ट मिनट कैंसिलेशंस, इनसफिशिएंट बजट, कैओस। आपने स्टार्ट तो कर दिया, अप्रूवल भी नहीं लिया स्टेक होल्डर से, इससे क्या होगा कि लास्ट मिनट में कैंसिलेशन होना स्टार्ट होगा क्योंकि आपका बजट एक्सीड कर रहा होगा, राइट। कुछ जो पार्ट आपने, सपोज थोड़ा सा बजट अप्रूव है, बाकी बजट अप्रूव नहीं है, जो नहीं है अप्रूव्ड, उसकी वजह से आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और ये एंड होगा बहुत बड़े कैओस में। इनिशिएशन फेज में जो आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का क्या मतलब होता है? एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। सो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने हैं। फीजिबिलिटी स्टडी अच्छे से करनी है जिसके अंदर आपको बजट, रिसोर्सेज, लीगल रिक्वायरमेंट्स, इसकी अच्छे से एनालिसिस करके
रखना है, आपको अच्छे से स्टडी करना है, आपको स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने हैं, हु विल बी अफेक्टेड, हु अप्रूव्स, रिस्क असेसमेंट प्रॉपर करना है, आइडेंटिफाई इनिशियल रिस्क एंड पॉसिबल मिटिगेशन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनिशियली रिस्क आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है और उनका मिटिगेशन। उस मिटिगेशन मीन्स कि कोई रिस्क है जिसका इम्पैक्ट पड़ रहा है सपोज बजट पे, तो उसको आप मिटिगेट कि उसका इम्पैक्ट कम से कम हो, उसको कैसे मिटिगेट करो। इसके हम और डिस्कशन करेंगे आगे जब हम रिस्क मैनेजमेंट स्लाइड पे आएंगे उस टॉपिक पे। प्रोजेक्ट चार्टर डॉक्यूमेंट समराइजिंग स्कोप, ऑब्जेक्टिव, स्टेक होल्डर्स एंड हाई लेवल टाइमलाइन। सो प्रोजेक्ट चार्टर इनिशिएशन फेज में बनता है और ये सब चीजें जो हैं आपके स्टेक होल्डर्स, रिस्क असेसमेंट, रिस्क आपकी सारी ऑब्जेक्टिव्स आपके, ये सब प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर आते हैं और उन्हें डॉक्यूमेंट करते हो। इनिशिएशन फेज को अगर मैं एनालॉजी से समझाऊं तो इज लाइक अ इट इज लाइक अ इट इज लाइक लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस। if फाउंडेशन वीक है तो पूरा बिल्डिंग अनस्टेबल होगा। आप अपने प्रोजेक्ट में सोच के कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या जो प्रोजेक्ट आपने किए उसमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए रिडिफाइंड थे, स्टेक होल्डर्स का अप्रूवल लिया गया था, अगर नहीं किया किया था तो क्या इश्यूज आए थे। आईटी का अगर मैं एग्जांपल लूं तो इनिशिएशन में आप क्या डिफाइन करते हो, आप अपना सॉफ्टवेयर गोल डिफाइन करते हो, टारगेट यूजर्स डिफाइन करते हो, प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हो, बजट डिसाइड करते हो, फिजिबिलिटी स्टडी अगर पॉइंट पे आए तो किस चीज की फिजिबिलिटी होती है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होगी तो आप प्रोजेक्ट कैसे करोगे, स्किल डेवलपर्स अवेलेबल है या नहीं। ये चैलेंज बहुत आता है, मतलब मैंने अपने टेन्योर में जो फेस किया है, अगर आपके पास स्किल डेवलपर्स नहीं है तो आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं। सो स्किल स्किल रिसोर्सेस का बैलेंस रखना टीम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ टफ टास्क है। फिर आता है अप्रूवल, स्टेक होल्डर्स और स्पॉन्सर्स से कंफर्मेशन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं टिप्स पे। तो इनिशिएशन फेज में जो आपको टिप्स देना चाहता हूँ, ऑलवेज डॉक्यूमेंट इनिशिएशन प्रोसेस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है आपको। एक चेकलिस्ट बनानी है फॉर ऑल रिक्वायर्ड अप्रूवल्स एंड फिजिबिलिटी चेक्स। कम्युनिकेट क्लियरली विद स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द स्टार्ट से ही आप सारे स्टेक होल्डर को लूप में रखिए, उन्हें एक एक चीज का एक 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 चीज के लिए उन्हें अपडेट दीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए उनके साथ। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं जो अभी तक हमने इनिशिएशन फेज में पढ़ा। इनिशिएशन फेज फाउंडेशन है प्रोजेक्ट का, ऑब्जेक्ट्स, फिजिबिलिटी, स्टेक होल्डर, रिस्क, प्रोजेक्ट चार्टर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होने चाहिए। प्रॉपर इनिशिएशन इंश्योर करता है स्मूथ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड लेटर फेजेस, क्योंकि एक फाउंडेशन है, आगे वाले फेजेस इनिशिएशन फेज पे ही डिपेंड करते हैं। अगर इनिशिएशन में ही आपके इश्यूज हैं तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तो समझिए फिर काफी चैलेंजेस आने वाले हैं आपको। ओके, now comes to the next phase, which is planning phase. Again, the most important phase because it takes most of the time of 5 phases from as compared to the 5 phases. ओके, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हार्ट है, मैं इसको हार्ट बोलता हूँ, ये फेज डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, कौन से टास्क कब होंगे और रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे। इसकी डेफिनेशन पे आए तो प्लानिंग फेज में रोड मैप क्रिएट किया जाता है, टाइमलाइन सेट होती हैं और रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। यह इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूशन स्मूथ हो और गोल्स टाइम पे अचीव हो। कॉलेज फेस्ट का एग्जांपल लूं तो फेस्ट के लिए हमें 50 स्टॉल्स चाहिए, 30 वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं। कौन काम करेगा, कौन से टास्क कब कंप्लीट होंगे, ये सब प्लान करना एसेंशियल है। टूल्स हम यूज करेंगे गैंट चार्ट्स, टास्क लिस्ट, टाइमलाइंस, ये 3 अलग अलग टूल हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस कंफ्यूजन एंड इंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन। अब स्टेप बाय स्टेप में प्लानिंग के एक्शंस को एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट है टास्क ब्रेकडाउन। प्रोजेक्ट को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करो,
टाइमलाइंस एंड शेड्यूलिंग सेकंड स्टेप, कौन से टास्क कब कंप्लीट होंगे, क्रिएट अ गैंट चार्ट और शेड्यूल। रिसोर्स एलोकेशन, बजट, मैन पावर, इक्विपमेंट असाइन करना है इस वाले टास्क में। डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करनी है, फोर्थ टास्क। इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से टास्क पे पहले काम करना है और कौन से बाद में। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन प्लान, टीम और स्टेक होल्डर्स के साथ रेगुलर अपडेट्स का प्लान करना है आपको। इसे एनालॉजी के साथ समझें तो प्लानिंग फेज इज लाइक इज क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट बिफोर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। अगर ब्लूप्रिंट क्लियर नहीं है, काम हैपहजार्ड हो जाएगा। आप अपने प्रोजेक्ट में सोच के बताइए कि प्लानिंग कितनी डिटेल थी, टाइमलाइंस और रिसोर्सेज प्रॉपरली डिफाइंड हुए थे। अगर नहीं तो क्या इश्यूज फेस किए, कमेंट सेक्शन में शेयर करें जरूर। मैं बार बार इसलिए कमेंट सेक्शन का बोल रहा हूँ जिससे कि मैं उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। अगर आपको कुछ चैलेंजेस को मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप इसको कैसे रूल्ड आउट कर सकते हो। आईटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एग्जांपल लें तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में सबसे पहले प्लानिंग में लिस्ट ऑल देयर सॉफ्टवेयर फीचर्स। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो उसके फीचर्स की लिस्ट बनाओ, राइट। टाइमलाइन जो सेकंड टास्क है उसमें आप सबसे पहले डिज़ाइन कब कंप्लीट होगा, फिर कोडिंग कब कंप्लीट होगी, फिर टेस्टिंग देन डिप्लॉयमेंट। तो इनकी टाइमलाइंस आप क्रिएट करो, रिसोर्सेज असाइन करो, हु विल क्रिएट डिज़ाइन, हु विल वर्क ऑन कोडिंग, हु विल डू टेस्टिंग, हु विल डू डिप्लॉयमेंट, और उसके लिए आप क्या सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करने वाले हैं तो वो भी आपको शुरू में ही डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे टेस्टर्स के लिए जो बग रिपोर्टिंग है, बग लॉगिंग है, उसके लिए हम जीरा यूज़ करते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि करना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में हमें जीरा यूज़ करना है, राइट। तो जस्ट एन एग्जांपल। अब मैं आता हूँ कि रिसोर्सेज हमने कर लिए, अब डिपेंडेंसीज भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तब सबसे बड़ी डिपेंडेंसी क्या है कि टेस्टिंग हम जब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक कोडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, राइट। सो ये सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है जो हम इनिशियली प्लानिंग फेज में आइडेंटिफाई करना है। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो हम प्लानिंग में करते हैं। अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस, राइट। इससे क्या होगा, डिलेज हो जाएंगे। आपने किसी टीम से, किसी कोडर या डेवलपर से पूछा कि दोस्त ये कब तक करके दे दोगे आप टास्क। उसने कुछ बोल दिया कि सपोज 2 दिन का काम था, ही सेड कुछ 2-4 दिन का बफर रख के उसने 6 दिन बोल दिया, राइट। जबकि आपको पता है कि वो 2 दिन या 3 दिन में हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टीम आपकी अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस ना ले, इससे आपके प्रोजेक्ट में डिलेज होंगे। दूसरी गलती क्या करते हैं, हम डिपेंडेंसीज इग्नोर कर देते हैं, इससे टास्क ओवरलैप हो जाता है, राइट। हम कुछ भी काम पैरेलल स्टार्ट कर देते हैं बट हमको ये आ, पता नहीं होता कि बाद में जाके ये कितना बड़ा इश्यू क्रिएट करने वाला है, क्योंकि इससे अगेन रिवर्क होगा बिकॉज आपने किसी चीज के खत्म होने से पहले ही दूसरी चीज स्टार्ट कर दी। पुअर रिसोर्स एलोकेशन, थर्ड आपकी मिस्टेक जो हम करते हैं प्लानिंग में। ओवरवर्क टीम और वेस्टेड रिसोर्सेस। कुछ लोग जो होते हैं हमारी टीम में, हमने देखा होगा कि वो शाइनिंग स्टार जैसे लोग होते हैं, तो हम चाहते हैं कि सारा काम हम उन्हीं से करा लें, जिससे क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा रहता है। तो कुछ लोग तो ओवरबर्डन्ड होते हैं और कुछ लोग जो एवरेज होते हैं उनको हम कुछ ज़्यादा टास्क नहीं देते, तो इससे एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है टीम के अंदर। देन द लास्ट इज जो गलती हम करते हैं प्लानिंग में, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इससे कंफ्यूजन और मिस्टेक्स होते हैं, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन से आपको स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व रखना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। आपके क्लाइंट को इन्वॉल्व रखना है, अगर मैं आईटी की बात करूं, आपके सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व रखना है आईटी के अंदर। आपके क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं जो आपके साथ काम करती हैं, उनको इन्वॉल्व रखना है। अब आते हैं कुछ टिप्स पे। तो यूज विजुअल टूल्स लाइक गैंट चार्ट और ट्रेलो बोर्ड्स। ट्रेलो बोर्ड्स एक अच्छा टूल है प्लानिंग के लिए।
आई थिंक ये लाइसेंस्ड है, बट इसका जो फ्री वर्जन है इसमें कुछ फीचर्स फ्री हैं, सारे नहीं है। अगर आप इसको परचेज करते हो तब आपको इसके सारे फीचर्स मिलते हैं। ऑलवेज चेक डिपेंडेंसीज बिफोर फाइनलाइजिंग शेड्यूल, इंक्लूड बफर टाइम फॉर अनएक्सपेक्टेड डिले। सो प्लानिंग में एक और जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है वो है बफर। तो आपको निक टू निक जस्ट बैक टू बैक टास्क को प्लान नहीं करना है, आपको थोड़ा बफर भी रखना है, बिकॉज यू नो कि टास्क थोड़ा सा डिले हो सकता है, राइट? तो आपको थोड़ा सा बफर लेके चलना है और वो ही कमिट करना है। ओके, अगर मैं तो यहाँ पर हमारा प्लानिंग फेज खत्म होता है। अगर हम इसका थोड़ा सा रिकैप कर लें तो प्लानिंग फेज हमें प्रोजेक्ट के लिए रोड मैप देता है। टास्क ब्रेकडाउन हमने डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स एलोकेशन, डिपेंडेंसीज, कम्युनिकेशन। प्रॉपर प्लानिंग इंश्योर करती है स्मूथ एग्जीक्यूशन एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन। इनफैक्ट हर फेज में मैं यही बता रहा हूँ कि प्रॉपरली अगर आप सारे फेजेस करेंगे तो इट विल ensure proper execution of that phase and successful project closure. अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फेज पे, जहां आपने जो भी प्लान किया है उसे आप एग्जीक्यूट करने का टाइम है। तो यहाँ जो मेजरली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो है टीम कोऑर्डिनेशन। जो टीम आपने प्लान आइडेंटिफाई की है, जिनको टास्क एलोकेट किए हैं, अब जो टास्क एलोकेट किए हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। क्वालिटी एश्योरेंस, जिसके अंदर टेस्टिंग आती है, रिव्यूज आते हैं, जो आप काम कर रहे हो। बेसिकली अगर मैं आईटी की बात करूं तो जो कोड लिख रहे हो आप उसको रिव्यू करते हैं हम लोग, उसको टेस्ट करते हैं हम लोग। फिर इसकी एनालॉजी अगर मैं बात करूं तो जो किचन में हम रेसिपी बनाते हैं एंड इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास होते हैं, जो हमने प्लानिंग फेज में आइडेंटिफाई किए हैं ना, उन इंग्रेडिएंट्स को लेके हमें एक रेसिपी बनानी है। तो इंग्रेडिएंट्स हो गए जो भी हमने अभी तक प्रायर फेज में डिस्कस किया है, और कुकिंग वाला पार्ट जो है वो है एग्जीक्यूशन फेज। ओके, कॉलेज फेस्ट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो कॉलेज फेस्ट पे वापस आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम उसको शुरू से लेके चल रहे हैं। एग्जीक्यूशन फेज में सबसे पहले क्या होगा, स्टॉल्स जो है वो आपकी सेटअप हो जाएंगी, ये आपको एग्जीक्यूशन फेज में करना है। डेकोरेशन, लाइटिंग, ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट्स, मार्केटिंग, सब कुछ साइमल्टेनियसली इस फेज में होता है। वॉलंटियर्स और टीम कोऑर्डिनेशन क्रूशियल है इसके अंदर। डेली मीटिंग्स इंश्योर प्रोग्रेस ट्रैक हो रहा है और इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं। तो डेली मीटिंग्स होती हैं इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आईटी सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कोडिंग टीम फीचर्स डेवलप्स करती है इसके अंदर, जो फीचर्स आपने प्लानिंग फेज में आइडेंटिफाई किए हैं। टेस्टिंग टीम कोड रिव्यू और बग फिक्स करती है, जो क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजर ट्रैक करता है कि डेडलाइंस और प्रोग्रेस, डेडलाइंस मीट हो रही हैं या नहीं, या प्रोग्रेस कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट का। और ये प्रोग्रेस कैसे चेक करता है, रेगुलर मीटिंग्स के थ्रू। रेगुलर अपडेट्स इंश्योर टास्क शेड्यूल के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो रहा है या नहीं। आईटी प्रोजेक्ट में बेसिकली जो प्रोग्रेस है वो मीटिंग्स के थ्रू चेक होता है और स्टेटस रिपोर्ट्स के थ्रू होता है। तो स्टेटस रिपोर्ट्स के लिए अलग जो हम सीनियर मैनेजमेंट को भेजते हैं, वीकली स्टेटस रिपोर्ट या मंथली स्टेटस रिपोर्ट या फोर्टनाइटली स्टेटस रिपोर्ट, तो इसके थ्रू हम प्रोग्रेस अपडेट्स देते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। ओके, अगर एक एनालॉजी से समझे इसे तो एग्जीक्यूशन फेज इज लाइक कुकिंग आफ्टर गैदरिंग इंग्रेडिएंट्स, जैसा मैंने बताया, एंड फॉलोइंग अ रेसिपी। सो ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। अब कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये बताइए कि आपके जो प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैसा रहा, क्या टास्क स्मूथली एग्जीक्यूट हुए थे या उसमें कुछ चैलेंजेस आए थे। अगर प्रॉब्लम्स आए थे तो उनके क्या सॉल्यूशंस थे, ये आप प्लीज बताइएगा मुझे। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स इन एग्जीक्यूशन। क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, तो पहला है पुअर कोऑर्डिनेशन।
पुअर कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, डुप्लीकेट वर्क, राइट। हम काम को, एक ही काम को दो बार कर देते हैं क्योंकि हम कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, राइट। इग्नोर, मॉनिटरिंग को इग्नोर करना जिससे डिलेज होते हैं, राइट। और डिलेज अननोटिस जाते हैं। डिले हो गया बट आपको पता ही नहीं चला डिले हो गया क्योंकि आप मॉनिटरिंग तो कर ही नहीं रहे हो। कम्युनिकेशन गैप्स कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और आप इश्यूज को टाइमली सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम एस्केलेट हो जाएंगी, राइट। अब इस स्लाइड पे अगर मैं टिप्स की बात करूं बिगनर्स के लिए, तो ऑलवेज फॉलो योर प्लान, लेकिन फ्लेक्सिबल रहो चेंजेस के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो प्लान आपने बना लिया है वही टाइमलाइन पे चलेगा। कभी कभी अगर मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करूं तो क्लाइंट की तरफ से कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं प्लान के अंदर, एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो उससे टाइमलाइन चेंज हो जाते हैं। इट में इम्पैक्ट योर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, इट में इम्पैक्ट योर शेड्यूल, एनीथिंग। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमको रखनी पड़ती है। कम्युनिकेट रेगुलरली विद स्टेक होल्डर्स एंड टीम, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए आप टूल्स यूज कीजिए, ट्रेलो कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लान के लिए करिए, प्रोग्रेस बोर्ड्स आते हैं, असाना करके एक टूल है वो भी आप यूज कर सकते हो। इस स्लाइड के रिकैप की बात करें तो आ, हमने अभी तक क्या पढ़ा इसके अंदर एग्जीक्यूशन फेज में। पहला, ये एक एक्शन फेज है, जो भी अभी तक आपने प्लान किया है उसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो तो इसको बोलते हैं एक्शन फेज। इसके अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, हम टास्क कंप्लीट करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, और अगेन स्टैंडर्ड लाइन हमारी, इस फेज को अच्छे से करोगे तो प्रोजेक्ट सक्सेस होगा और क्वालिटी डिलीवरी जाएगी आपकी। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फेज पे जो है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये फेज जो है ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट्स ट्रैक पर रहें और गोल्स मीट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट क्लास के एक स्ट्रिक्ट मॉनिटर की तरह है जो मेक श्योर करता है कि क्लास में सब कोई शोर ना मचाए, कोई सब साइलेंट बैठे हैं, कुछ मिस्चीवियस यू नो हरकतें नहीं कर रहे हैं क्लास के अंदर, किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा है, सब जैसा टीचर बोल के गई है वैसे ही है क्लास, राइट। तो वैसे ही हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखें कि हमारे गोल्स प्रॉपरली मीट हो रहे हैं या नहीं, जो भी बजट हमने प्लान किया था वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, तो ये सब चीज़ें हम मॉनिटरिंग कंट्रोल फेज में करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो मॉनिटरिंग कंट्रोल फेज में प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ट्रैक किया जाता है, पहली चीज़। डेविएशंस आइडेंटिफाई की जाती हैं और करेक्शन एक्शन इम्प्लीमेंटेशन किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई इशू आइडेंटिफाई कर लिया और मैं इशू आइडेंटिफाई करके बैठ गया और मैंने बता दिया भाई ये इशू है। नाउ व्हाट, इशू है तो क्या, इशू है तो उसको आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, तो एक्शन प्लान को इसमें बना के आपको इम्प्लीमेंट करके उस इशू को क्लोज करना है। तो ये मॉनिटरिंग कंट्रोल फेज में करते हैं हम लोग। अगेन कॉलेज फेस्ट का एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर हमें डेली चेक इन्स करते हैं। डेली चेक इन्स जो फर्स्ट स्टेप है उसमें स्टॉल सेटअप का प्रोग्रेस चेक करते हैं, डेकोरेशन और ऑडियो विजुअल चीज़ों की रेडीनेस चेक करते हैं। बजट मॉनिटरिंग के अंदर एक्सपेंसेस ट्रैक किए जाते हैं। वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेशन में इंश्योर करते हैं हम कि टास्क डेडलाइन से अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। करेक्टिव एक्शन के अंदर अगर कोई स्टॉल सेटअप डिले हो रहा है, एक्स्ट्रा वॉलंटियर असाइन किए जाते हैं उसके लिए। सपोज करो कोई एक्स्ट्रा स्टार्ट हो रहा है बट अपने ये प्लान में नहीं था, बट सडनली आ गया कि नहीं एक एक्स्ट्रा स्टॉल भी चाहिए, तो हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी लगाने पड़ेंगे, तो देयर विल बी अ चेंज इन प्लान। यही चेंज की बात मैं कर रहा था। एक चेंज आया कि 40 नहीं, अब हमें 41 स्टॉल्स चाहिए, 40 नहीं 41 स्टॉल्स चाहिए, तो उस एक स्टॉल की वजह से आपके प्लान में चेंज होगा। आईटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एग्जांपल लें तो इसमें हमें केपीआईज मॉनिटर करनी होती हैं, कि जिसे हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो उसके अंदर फीचर्स का एग्जांपल लूँ तो नंबर ऑफ फीचर्स कंप्लीटेड,
कितने फीचर्स कंप्लीट हुए हैं, कितने बग्स फिक्स हुए हैं, टेस्टिंग का क्या प्रोग्रेस है, माइलस्टोन चेक करते हैं, आर वी ऑन शेड्यूल, एडजस्ट रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा डेवलपर असाइन करना अगर कोडिंग पीछे चल रही है तो, राइट, रेगुलर फीडबैक लूप्स, इसके अंदर हम इंश्योर क्वालिटी एंड क्लाइंट एक्सपेक्टेशन मीट हो रहे हैं या नहीं। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक्शंस की बात करूं तो इसके अंदर हम परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, जिसमें जैसा मैंने बोला केपीआईज, कुछ डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे कार का डैशबोर्ड होता है, इसमें स्पीडोमीटर होता है, टेकोमीटर होता है, और उसमें हम टेम्परेचर भी देखते हैं, उसमें काफ़ी कुछ आपने डैशबोर्ड पे देखा है अपने कार के। तो वैसे ही एक प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड बनता है जिसमें एफर्ट, बजट, क्वालिटी, ये सब मॉनिटर होता है। हर कंपनी में टीम्स अलग अलग तरह से प्रोजेक्ट डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं। ओके, डेविएशंस आइडेंटिफाई करते हैं, वेयर इज द प्रोजेक्ट ऑफ ट्रैक तो नहीं चला गया। इम्पैक्ट को एनालाइज किया जाता है, हाउ विल डिले और इशू अफेक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट पे जो इशू हुआ है वो कितना इम्पैक्ट डालने वाला है। करेक्टिव एक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, जिससे आपके रिसोर्स का री एलोकेशन हो सकता है या फिर टाइमलाइंस को रीएडजस्ट करना पड़ सकता है। कम्युनिकेशन अपडेट्स, कीप स्टेक होल्डर इन्फॉर्म्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ओके, अब अपने प्रोजेक्ट में सोच के बताइए कि मॉनिटरिंग और कंट्रोल का प्रोसेस क्या था भी या नहीं था, क्या इम्प्रूवमेंट्स मिले, अगर नहीं तो क्या प्रॉब्लम फेस किए, ये सब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अच्छा, अब आते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हम मॉनिटरिंग कंट्रोल में करते हैं। पहला है इग्नोरिंग माइनर डेविएशंस। अगर आप छोटे छोटे डेविएशन इश्यूज को इग्नोर करते चले जाओगे तो एक दिन वो मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई ट्रैकिंग टूल यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रेस कैसे क्लियर होगा, राइट, नो बडी कैन रिमेंबर एवरीथिंग, तो टूल्स तो चाहिए आपको। पुअर कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर्स को सरप्राइज मिलेगा जो आप कभी नहीं चाहोगे। डिलेड करेक्टिव एक्शंस, प्रोजेक्ट रिस्क इंक्रीज हो जाएगी इससे। अब आते हैं स्लाइड की टिप्स के बारे में। आप जो टूल्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, ट्रेलो है, असाना है, एक्सेल है, एमपीपी है, इसके आप विजुअल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं ट्रैक करने के लिए। प्रोग्रेस को डेली चेक करें या वीकली करें, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइज। छोटा है तो वीकली करना पड़े, डेली करना पड़ेगा, बड़ा मिड साइज है तो वीकली, या बड़ा प्रोजेक्ट है तो मंथली, राइट, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट साइज। कम्युनिकेट प्रोएक्टिवली विद टीम एंड स्टेक होल्डर्स, अगेन कम्युनिकेशन वाला पॉइंट है। रिकैप कर ले इस स्लाइड का, तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर हम ट्रैक करते हैं, एनालाइज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। केपीआईज की बात करते हैं हम लोग, माइलस्टोन, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, करेक्टिव एक्शंस। प्रॉपर मॉनिटरिंग इंश्योर्स प्रोजेक्ट स्टेज ऑन ट्रैक एंड अचीव्स गोल एफिशिएंटली। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग आप करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट गोल अचीव होंगे, राइट, और अपने उन गोल्स को और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हो अच्छे से करके। लास्ट फेज इज क्लोजिंग फेज, जिसके अंदर हम डिलीवरेबल्स के हैंडओवर की बात करेंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो भी हमने प्रोजेक्ट के अंदर किया है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं, क्या क्या लेसन्स हमने लर्न किए हैं, राइट। इट्स लाइक एनालॉजी से अगर मैं इसको समझाऊं तो आपने कुकिंग की थी एग्जीक्यूशन में, राइट, यहाँ पर आप कुकिंग को फिनिश कर रहे हो और किचन को साफ कर रहे हो, जिससे कि आप नेक्स्ट डिश प्रिपेयर कर पाओ, या वैसे समझे तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर पाओ। तो उससे पहले आपने पहले सारी किचन क्लीन कर दी है, सब कुछ अपने प्रॉपर फोल्डर्स में है, सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर इसको और अच्छे से समझें, कॉलेज फेस्ट के एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। कॉलेज फेस्ट में क्लोजर फेज में क्या करेंगे आप, आपका इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है कि नहीं, बजट और एक्सपेंसेस का फाइनल चेक करेंगे, फीडबैक कलेक्ट करेंगे वॉलेंटियर से, अटेंडीज से, स्टेक होल्डर से, कि नेक्स्ट कॉलेज फेस्ट में और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और लेसन लर्न में तीन चीज़ें आप ज़रूर देखते हैं, क्या स्मूथ चला, क्या डिले हुआ,
राइट, और क्या इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट टाइम हो सकता है। तो ऐसे ही नहीं है कि आपसे गलतियां ही हुई हैं, आपने कुछ अच्छा भी किया होगा, तो उन गुड प्रैक्टिसेस को भी आपको रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है। आईटी में अगर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया, राइट, उसके कंप्लीशन की बात क्लोजर में होती है, क्लाइंट फीडबैक लिया जाता है, उनके टेस्टिंग पे फाइनल अप्रूवल होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें टास्क कंप्लीटेड, टास्क टाइम, बजट और चैलेंजेस की बात होती है, और उनके सॉल्यूशंस की। नॉलेज शेयरिंग फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, तो जनरली हम लोग, जब मैं प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था तो हम लोग एक मीटिंग करते थे जिसमें हम बोलते थे प्रोजेक्ट क्लोजर फेज। उसके अंदर हम लेसन लर्नड और चैलेंजेस और गुड प्रैक्टिसेस इसके ऊपर डिस्कशन करते थे, और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स होते थे। ओके, अगेन टास्क फॉर यू, आप सोच के बताएं कि आपके प्रोजेक्ट में क्लोजर फेज कैसा रहा, राइट, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए, क्या हुआ, किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन आपने किया था, राइट, क्या गुड प्रैक्टिसेस आपने फॉलो किए थे। ओके, अब क्लोजर फेज के कॉमन मिस्टेक्स की मैं बात करूं, सबसे पहली इनकम्प्लीट डिलिवरेबल्स, राइट, सॉरी, इनकम्प्लीट डिलिवरेबल्स, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, पुअर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड होंगे। आपने एक और जो, ये वाला जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जब मैं बोलने जा रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन। हमें प्रोजेक्ट में, जब भी कोई प्रोजेक्ट क्लोज होता है तो रिसोर्सेज को रिलीज करना पड़ता है, राइट, और रिलीज नहीं करोगे तो उससे अननेसेसरी वर्कलोड पड़ेगा, तो यू हैव टू रिलीज द रिसोर्सेज। कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि इट्स डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, जिसमें आपको कंटिन्यूसली छोटे छोटे काम आ रहे हैं, तो आपकी एक फिक्स टीम होती है और उसी टीम से आप काम लेते रहते हैं, राइट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप टीम को रिलीज करते हो रिसोर्सेज को, जिससे वो और प्रोजेक्ट्स में रीअसाइन हो सके, तो इट डिपेंड्स। लेसन लर्न को इग्नोर करोगे, लास्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, तो मिस्टेक्स रिपीट होती रहेंगी, राइट, तो लेसन लर्न को डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। सो टिप्स में अगेन, टिप्स पे आते हैं स्लाइड के। ऑलवेज डॉक्यूमेंट लेसन लर्न, प्रिपेयर अ क्लोजर चेकलिस्ट, सेलिब्रेट एंड एक्नॉलेज टीम एफर्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीम ने बहुत मेहनत की है प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर आप उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा टीम को, तो उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो मोटिवेटेड रहे। ओके, अब क्लोजिंग फेज का अगर मैं रिकेप करूं तो क्लोजर फेज में हमने पढ़ा कंप्लीशन, हैंडओवर ऑफ डिलीवरेबल, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू, proper closure, and again, I mean, like other phases, if you are doing this phase properly, it ensures project formally completes, learning captured, and next project uh, will begin smoothly. ओके, अब मैं एक टूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो है गैंट चार्ट, जिसके बारे में हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, सॉरी। ओके, सो गैंट चार्ट, सो गैंट चार्ट के अंदर हम टाइमलाइंस रखते हैं, टास्क रखते हैं, ड्यूरेशंस रखते हैं, डिपेंडेंसीज दिखा सकते हैं, उसमें आप देख सकते हो कौन कौन से रिसोर्सेज असाइन है, प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। इसको अगर एनालॉजी से समझे तो ट्रेन का जो टाइम टेबल होता है, वो एक गैंट चार्ट के की तरह होता है कि कौन सी ट्रेन का शेड्यूल क्या है, शेड्यूल ओवरलैप ना हो, इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस, अगर ओवरलैप हो रहा है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसलिए हमें ये डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो गैंट चार्ट दिखता कैसा है? गैंट चार्ट लुक्स लाइक दिस, एक स्क्रीनशॉट जो मैंने आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस, ये एक प्रोजेक्ट है वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसका एक गैंट चार्ट है जिसमें एक तरफ आप सारे टास्क देख रहे हो, प्लानिंग, यू नो, वायर फ्रेमिंग, डिज़ाइन, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो ये बिकॉज वेबसाइट डेवलपमेंट है इसलिए ये वाले टास्क हैं, अदरवाइज आपके प्रोजेक्ट में जो भी हो आप लेफ्ट साइड में रखें उसे, गैंट चार्ट में वो दिखाई देगा। फिर क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री टाइमलाइंस है, उसको फिर मंथली ब्रेक किया हुआ है,
राइट। फिर ये टाइमलाइंस है, प्लानिंग आपका कंप्लीट होगा फेब में, वायर फ्रेमिंग आपका चलेगा मार्च से अप्रैल तक, डिजाइन ओवरलैप करेगा। तो ये सब डिपेंडेंसीज ओवरलैप आप इसमें देख सकते हो। सो दिस इज गैंट चार्ट। ओके। इसकी अगर मैं कॉलेज फेस्ट का एग्जांपल लूं इसके अंदर, तो हमारी टास्क क्या है? अगर लेफ्ट साइड कॉलम की बात करूं, स्टॉल सेटअप हो गया, तो प्लानिंग की जगह स्टॉल सेटअप कर दो आप। डेकोरेशन, मार्केटिंग, इनविटेशन, रिहर्सल्स। टाइमलाइंस में वीक 1 में आप क्या करोगे? मार्केटिंग करोगे। वीक 2 में स्टॉल सेटअप करोगे। वीक 3 में रिहर्सल्स करोगे। तो जहां ये Q1, Q2, Q3 लिखा, आप यहाँ वीक 1, वीक 2, वीक 3 डाल सकते हो, राइट। डिपेंडेंसीज के अंदर स्टॉल सेटअप पहले कंप्लीट होना चाहिए, तब डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे इसके अंदर पहले प्लानिंग कंप्लीट होनी चाहिए, फिर वायर फ्रेमिंग होगी, वैसे ही स्टॉल सेटअप पहले कंप्लीट होना चाहिए, तब डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये पैरेलल इसको इस तरह से आप कॉलेज फेस्ट से रिलेट कर सकते हो। गैंट चार्ट बनाते कैसे हैं? सबसे पहले लिस्ट ऑफ टास्क चाहिए आपको। ब्रेक प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर टास्क, डिटरमाइन ड्यूरेशन, आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज, कौन से कौन से टास्क की टाइमलाइंस क्या रखनी है आपको, राइट। तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ता है इसके गैंट चार्ट के अंदर। ओके। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें टास्क होते हैं, डिज़ाइन होता है, कोडिंग होता है, टेस्टिंग होता है, डिप्लॉयमेंट होता है। सो ये सब टास्क होते हैं, राइट। डिपेंडेंसीज की बात करें, सॉरी टाइमलाइन की बात करें, तो डिज़ाइन फर्स्ट मंथ में रखना है, सेकंड से थर्ड मंथ में हमें कोडिंग कंप्लीट करनी है, फोर्थ मंथ में टेस्टिंग और फिफ्थ मंथ में डिप्लॉयमेंट। डिपेंडेंसीज की बात करें तो टेस्टिंग ओनली आफ्टर कोडिंग कंप्लीट। गैंट चार्ट क्लियरली शोज हु डज व्हाट एंड व्हेन। सो दिस इज हाउ गैंट चार्ट लुक्स। आप अपने प्रोजेक्ट में सोच के बताइए कि लास्ट प्रोजेक्ट में टास्क टाइमलाइंस क्लियर थी या नहीं। अगर नहीं तो क्या डिलेस फेस किए आपने। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं गैंट चार्ट में? टास्क क्लियरली डिफाइन नहीं होते, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, डिपेंडेंसीज इग्नोर कर दी जाती हैं, टास्क ओवरलैप हो जाते हैं जिसकी वजह से, अपडेट्स को ट्रैक नहीं किया जाता, डेडलाइंस मिस हो जाती हैं, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग चार्ट होते हैं, टीम कंफ्यूज हो जाती है। इतना ओवरलैप आप करोगे उसके ऊपर तो टीम विल गेट कंफ्यूज। तो बिगनर्स के लिए टिप्स की बात करें तो आप टूल्स यूज कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, एक्सेल और ट्रेलो। कीप इट सिंपलर एंड क्लियर, अपडेट इट रेगुलरली एंड शेयर विद टीम। ओके। इस पे रिकैप की बात करें तो गैंट चार्ट विजुअल टाइमलाइन है टास्क के लिए, जिसमें हम लिस्ट ऑफ टास्क रखते हैं, ड्यूरेशन रखते हैं, डिपेंडेंसीज डिफाइन करते हैं, रिसोर्सेज असाइन करते हैं। और गैंट चार्ट से क्या मिलता है आपको? इट हेल्प्स ट्रैक प्रोग्रेस एंड इंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ओके। अब हम आते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड पे। ये प्रोजेक्ट प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है या एस्पेक्ट है, या इसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा टास्क प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड एक टेक्निक है जिससे आप प्रोजेक्ट के टास्क का सीक्वेंस, ड्यूरेशन और डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये पता लगा सकते हो कि प्रोजेक्ट मिनिमम टाइम में कैसे कंप्लीट होगा, राइट। ओके। कॉलेज फेस्ट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो उसमें क्या क्या टास्क होते हैं? स्टॉल सेटअप करना, डेकोरेशन करना, मार्केटिंग करना, रिहर्सल्स करना,
इवेंट और इवेंट वाला जो दिन होता है फाइनली। कुछ टास्क डिपेंडेंट होते हैं, जैसे रिहर्सल्स कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर स्टेज सेटअप। जब तक स्टेज सेटअप नहीं होगा आप रिहर्सल स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसमें क्रिटिकल पाथ क्या होगा? टास्क जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इवेंट डे कंप्लीशन, राइट। जैसे मैंने आपको रिहर्सल वाली चीज बताई, तो स्टेज सेटअप के बाद ही आप रिहर्सल कर सकते हो। तो ये क्रिटिकल पाथ के दो टास्क हो गए, क्योंकि दो था डिपेंडेंट। स्टेज सेटअप नहीं होगा तो आप रिहर्सल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही 4-5 टास्क और जो इन पे डिपेंडेंट हैं, जो पिछले प्रायर टास्क पे डिपेंडेंट है, वो सब क्रिटिकल पाथ पे आते हैं। एक भी टास्क डिले हुआ तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अगर मैं एग्जांपल लूं, तो टास्क क्या क्या रहते हैं अपने? डिजाइन होता है, कोडिंग होता है, टेस्टिंग होता है, डिप्लॉयमेंट होता है। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? फॉर एन एग्जांपल, कोडिंग के बाद ही आप टेस्टिंग कर सकते हो, राइट। डिप्लॉयमेंट आफ्टर टेस्टिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग और टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट होगा, राइट। अगर कोडिंग डिले हो गई तो टेस्टिंग डिले होगी, टेस्टिंग डिले होगी तो डिप्लॉयमेंट डिले हो जाएगा। तो ये कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट इज अ क्रिटिकल पाथ, राइट। डिले अगर इसके अंदर होगा क्रिटिकल टास्क में, तो जैसा मैंने बोला पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक्शंस की बात करें तो आपको सारे टास्क विद ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करने हैं, डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करनी है, और एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है जो आपके टास्क फ्लो को दिखाएगा। उसके बाद आपको अर्लियर स्टार्ट डेट और अर्लीस्ट फिनिश डेट आइडेंटिफाई करना है हर टास्क का। फिर लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई टास्क विद जीरो फ्लोट, दीज आर क्रिटिकल पार्ट टास्क, जिसमें आप कोई डिले नहीं कर सकते, राइट। तो फोकस ऑन मॉनिटरिंग दीज टास्क क्लोजली टू अवॉइड प्रोजेक्ट डिलेस। जो टास्क क्रिटिकल पाथ पे हैं उनकी मॉनिटरिंग बहुत क्लोजली करनी है आपको। एनालॉजी से समझें तो क्रिटिकल पाथ इज लाइक द फास्टेस्ट रूट ऑन गूगल मैप्स। इफ यू डिले ऑन दिस रूट यू विल बी लेट। अदर alternate paths exist but may take more time. Focus on critical paths to reach destination on time. तो ये एक एनालॉजी है जिससे आप क्रिटिकल पाथ को समझ सकते हो। ओके, अब मुझे आप ये सोच के बताएं कि आपके प्रोजेक्ट में क्या कोई क्रिटिकल पाथ आपने आइडेंटिफाई किया था? कौन से कास्ट क्रिटिकल थे? क्या उनमें प्रॉपरली मॉनिटर किए गए? अगर नहीं, क्या इम्पैक्ट हुआ? क्रिटिकल पाथ मेथड में जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं वो है क्रिटिकल टास्क आइडेंटिफाई ना करना। इससे डिलेज जो होंगे वो अननोटिस हो जाएंगे। इग्नोरिंग डिपेंडेंसीज, शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। फोकसिंग ऑन नॉन क्रिटिकल टास्क, टाइम वेस्ट होगा उससे। नॉट अपडेटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, इससे रियल टाइम इश्यूज होंगे जो आपके कैप्चर नहीं हो पाएंगे, राइट। बिगनर्स के लिए अगर टिप्स की बात करूं तो स्टार्ट विद सिंपल नेटवर्क डायग्राम, जिससे आप क्रिटिकल टास्क उनकी आइडेंटिफाई, डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई कर पाओ। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल यूज करो लाइक एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा। इससे ये ऑटोमेटिकली जब आप प्लान बनाते हो, प्रोजेक्ट प्लान एमपीपी के अंदर, एमएस प्रोजेक्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है आपकी क्रिटिकल पाथ। तो ये टूल यूज कीजिए आप, उसको अपडेट करिए रेगुलरली और ट्रैक करिए क्रिटिकल टास्क क्लोजली। ओके, अगर मैं इसके रिकैप की बात करूं इस स्लाइड पे, तो सीपीएम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है उससे आइडेंटिफाई करते हैं क्रिटिकल टास्क अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। लिस्ट टास्क, आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज, ड्रॉ डायग्राम, कैलकुलेट, जैसे मैंने बोला ई एस, ई एफ, एल एस एंड एल एफ, और आइडेंटिफाई, उससे आपको क्रिटिकल पाथ मिल जाएगा। फोकस ऑन क्रिटिकल टास्क इंश्योर्स टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ओके, अब हम आते हैं रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट पे, जो प्रोजेक्ट का सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन के आपके प्रोजेक्ट में फेलियर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, राइट। तो उसकी डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है अवेलेबल रिसोर्सेज, मैन पावर, इक्विपमेंट, बजट एंड टूल्स
उनको इफेक्टिवली असाइन करना ताकि प्रोजेक्ट एफिशिएंटली कंप्लीट हो। रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि रिसोर्सेस ओवर यूज्ड या अंडर यूज ना हो और टास्क स्मूथली कंप्लीट हो। कॉलेज फेस्ट का एग्जांपल लूं तो रिसोर्सेज, वॉलंटियर्स, स्टॉल्स, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, बजट। ये जो वॉलंटियर्स हैं, स्टॉल्स हैं, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, बजट, ये सब रिसोर्सेज हैं। एलोकेशन में क्या जाएगा? आपने 30 वॉलंटियर या 30 वॉलंटियर एलोकेट किए 50 स्टॉल्स के लिए, डेकोरेशन के लिए और साउंड सिस्टम के लिए। सॉरी, या प्लानिंग में कौन कौन से वॉलंटियर्स किस टास्क पे काम करेंगे, बजट कैसे डिवाइड होगा। प्रॉपर एलोकेशन से हमें इंश्योरेंस मिलता है कि स्टॉल्स जो हैं वो टाइम पे रेडी रहेंगी, डेकोरेशन टाइम पे कंप्लीट होगा, मार्केटिंग स्मूथली होगी। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो रिसोर्सेज, डेवलपर्स, जो डेवलपर्स टेस्टर्स हैं, आपके सर्वर्स हैं, सॉरी सर्वर्स हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, जो आपका बजट है वो आपके रिसोर्सेज में आते हैं। एलोकेशन में डेवलपर्स को क्या क्या मॉड्यूल्स असाइन किए गए हैं, टेस्टर्स को क्या क्या टेस्टिंग टास्क दिए गए हैं। अवॉइड ओवरलोडिंग एनी टीम मेंबर, प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट से हम इंश्योर करते हैं कि टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट विदाउट बर्नआउट। ओके, इसको अगर एनालॉजी से समझें तो रिसोर्स मैनेजमेंट इज लाइक मैनेजिंग अ किचन फॉर अ बिग डिनर पार्टी। इसमें इंग्रेडिएंट्स नीड टू बी डिवाइडेड अमंग डिशेस, राइट। शेफ्स जो हमारे टीम मेंबर्स होंगे असाइन बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज, टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स ऑल डिशेस रेडी ऑन टाइम। आप मुझे सोच के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेटेड थे, अगर नहीं थे तो क्या चैलेंजेस आए। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन में हम लोग ओवरलोडिंग, टीम मेंबर्स को ओवरलोड कर देते हैं जिससे वो बर्नआउट हो जाते हैं। रिसोर्स अवेलेबिलिटी को इग्नोर मार देते हैं, इससे डिलेज होते हैं। पुअर बजट ट्रैकिंग, ओवर स्पेंडिंग, राइट, इससे ओवर स्पेंडिंग होता है। एडजस्टमेंट, रिसोर्सेज को एडजस्ट नहीं करेंगे तो इनएफिशिएंट वर्कफ्लो बनेगा। बिगिनर्स के लिए अगर मैं टिप्स की बात करूं तो प्लीज रिमेंबर ऑलवेज स्टार्ट विद अ रिसोर्स लिस्ट, यूज टूल्स लाइक एमएस प्रोजेक्ट्स, ट्रेलो, एक्सेल फॉर एलोकेशन, monitor resources continuously and adjust if needed, communicate clearly with team about assignments. Okay, अगर इसकी रिकैप की बात करें जो अब तक हमने डिस्कस किया है, रिसोर्स एलोकेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। स्टेप्स, आइडेंटिफाई, असाइन एंड ऑप्टिमाइज, मॉनिटर एंड ट्रैक। प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर्स प्रोजेक्ट कंप्लीट ऑन टाइम, ऑन बजट एंड विदाउट स्ट्रेस। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो है रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट, राइट, जिसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, मिटिगेट करते हैं और कैसे रिस्क को मॉनिटर किया जाता है। इसको हम एनालॉजी से समझेंगे। एक क्या एनालॉजी है, हम लोग हेलमेट वियर करते हैं, राइट, सभी वियर करते हैं। तो हम बाइक पे जो हेलमेट वियर करके जाते हैं उससे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उससे हम रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। रिस्क क्या है कि हम अगर बाइक से एक्सीडेंट होता है तो हमारे हेड में इंजरी हो सकती है, उस हेड की इंजरी को मिटिगेट या बचाने के लिए हम हेलमेट वियर करते हैं। तो सिमिलरली हम प्रोजेक्ट्स में और कोई भी इवेंट अब मैनेज कर रहे हैं, कुछ भी जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लग रहा है वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। तो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और उनके लिए प्रोएक्टिव सॉल्यूशन प्लान करना। ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट हो और सरप्राइजेस कम हो। फॉर एन एग्जांपल, कॉलेज फेस्ट के अंदर जो रिस्क है वो क्या हो सकता है? रिस्क क्या हो सकता है कि बैड इवेंट वाले दिन बैड वेदर हो जाए, बारिश हो जाए, वॉलेंटियर की तबीयत खराब हो जाए, राइट, वो एब्सेंट हो जाए, बजट ओवर रन कर जाए। आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप?
इन सब रिस्क को आप एंटिसिपेट करोगे, राइट, और उन्हें आइडेंटिफाई करोगे इनिशियली उनके ऑकर होने से पहले। फिर उसका एक मिटिगेशन प्लान बनता है जिसमें हम उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करते हैं कि अगर रिस्क होता है तो क्या करेंगे, राइट। जैसे बारिश हो गई तो क्या करेंगे, हम इंडोर वेन्यू ले लेंगे, एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स हायर कर लेंगे पहले से, राइट, कंटिजेंसी रखेंगे बजट के अंदर। रिजल्ट क्या होगा, अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो इवेंट सक्सेसफुल होगा डिस्पाइट ऑफ पोटेंशियल रिस्क, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट करके चल रहे हो। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होता है रिस्क, कोडिंग डिलेज हो सकती हैं, सर्वर डाउन टाइम, स्कोप क्रीप, ये सब नॉर्मल है। मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में अपने जो सॉफ्टवेयर कैरियर आईटी कैरियर है उसमें ये सब बहुत देखा है। आइडेंटिफाई करो उन्हें, रेगुलर कोड रिव्यूज करो, बैक बैकअप लो सर्वर्स का, प्रोजेक्ट का स्कोप क्लियरली डिफाइन रखो जिससे स्कोप क्रीप ना हो, राइट। मिटिगेशन, एक्स्ट्रा टेस्टिंग टाइम मिटिगेट करो, ऐसे टेस्टिंग टाइम एक्स्ट्रा लो, बैकअप रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करो, स्कोप का प्रॉपर मैनेजमेंट करो, और फाइनली अगर आप ये कर लोगे तो सॉफ्टवेयर विल बी डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड विद प्रॉपर क्वालिटी। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझूं तो सबसे पहला जो टास्क हम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट है वो है आइडेंटिफाई रिस्क, राइट। तो इसमें आप टीम के साथ बैठते हो या जो भी आपके मॉड्यूल लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के आप आइडेंटिफाई करते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो, पॉसिबल इश्यूज आइडेंटिफाई करते हो, राइट। फिर एनालाइज करते हो उनको कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है होने की, इम्पैक्ट क्या होगा, प्रायोरिटाइज करते हो उन रिस्क को, फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट रिस्क फर्स्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी भी रिस्क को आप यू नो उठा के उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रिस्क है उस पर सबसे पहले आप काम करेंगे, तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। एनालाइज करो रिस्क को, उसके सॉरी नेक्स्ट इज मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। आपने रिस्क प्रायोरिटाइज कर ली, अब उसका मिटिगेशन प्लान बनाओ कि उसके इम्पैक्ट को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स या कंटिजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर रिस्क का होती है तो उसके इम्पैक्ट को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर रिस्क को एब्जॉर्ब करना है तो कंटिजेंसी प्लान क्या है उसका। मॉनिटर एंड रिव्यू करो उसको, ट्रैक रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक आप रिस्क को रेगुलरली मॉनिटर करिए, बिकॉज हो सकता है कि जो रिस्क आपके लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी है आज वो आपके लिए लोएस्ट हो जाए, या जो लोएस्ट है वो हाईएस्ट हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन, इसलिए मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट करिए आपके प्रोजेक्ट में आपने कैसे रिस्क आइडेंटिफाई किया था, राइट। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो आपने आइडेंटिफाई की थी वो एक्चुअली काम करी या उन्होंने काम किया या नहीं, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने। ओके, रिस्क मैनेजमेंट में जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो है इग्नोरिंग पोटेंशियल रिस्क। ठीक है, हम रिस्क तो आइडेंटिफाई करते हैं पर पोटेंशियल नहीं होते, राइट, बिकॉज हो सकता है कभी कभी जो हम उतने स्किल्ड नहीं हैं रिस्क मैनेजमेंट में, हमें ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए, तो हमने जो रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए था वो नहीं किया, और एक लीस्ट मतलब प्रायोरिटी वाला रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया और जो पोटेंशियल था उसे इग्नोर मार दिया या इग्नोर कर दिया, राइट। जिससे सरप्राइजेस बाद में आएंगे आपके पास। रिस्क को प्रायोरिटाइज नहीं करना ये दूसरी मिस्टेक है। फोकस ऑन लो इम्पैक्ट इश्यूज इंस्टेड ऑफ क्रिटिकल वंस, ये बहुत बड़ी गलती है। कोई मिटिगेशन प्लान नहीं, इससे क्या होगा, मिटिगेशन प्लान नहीं होगा तो इश्यूज एस्केलेट हो जाएंगे। मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है कोई रिस्क की रेगुलर, राइट, तो अनएक्सपेक्टेड डिलेज और फेलियर्स होंगे। अब टिप्स पे आए तो हमेशा याद रखिए, क्रिएट अ रिस्क रजिस्टर, राइट, इसके लिए भी टूल्स आते हैं, अदरवाइज आप एक्सेल में कर सकते हैं। लिस्टिंग ऑल पोटेंशियल रिस्क, likelihood, impact and mitigation plan. Review risk regularly with team. Always have contingency plans ready. Communicate risk and mitigation strategies with stakeholder. So ये सब बहुत ज़रूरी है। ओके, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जो मैंने बाकी अपनी पुरानी स्लाइड्स में भी, पीछे वाली स्लाइड्स में डिस्कस किया था,
उसमें एमएस प्रोजेक्ट है, ट्रेलो है, असाना है, जीरा है। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है उसको प्लीज़ फॉलो करिए। नहीं कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक टूल ज़रूर आपको यूज़ करना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ एमएस प्रोजेक्ट एंड जीरा, क्योंकि मैंने ये काफ़ी यूज़ किए हुए हैं। ट्रेलो और असाना पे मैंने काम नहीं किया है, तो आप चाहें तो इसको रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। बट एमएस प्रोजेक्ट एंड जीरा पे मैं अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज़ किया है। राइट। ट्रेलो जो है वो अ, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था ट्रेलो के बारे में। तो इसमें ये सिंपल टूल है, विजुअल बोर्ड्स हैं इसमें, बिगनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है। असाना जो है वो टास्क ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा है, टाइमलाइंस, टीम कोलैबोरेशन के लिए। एमएस प्रोजेक्ट बहुत वास्ट टूल है। आई थिंक most of the companies are using एमएस प्रोजेक्ट। एडवांस टूल है विद गैंट चार्ट्स, राइट। रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो आप उसके अंदर। जीरा में मेनली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इश्यूज ट्रैकिंग एंड एजाइल प्रोजेक्ट्स। एजाइल के अंदर जीरा बहुत फेमस है। एजाइल एजाइल और जो लाइफ साइकिल्स हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, राइट। तो अभी हम एजाइल की बात नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैंने एजाइल भी रखा हुआ है, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स कि एजाइल क्या होता है। बट डिटेल में आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। ओके। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओके, पहले मैं वाटरफॉल करूंगा, बाद में एजाइल। तो अब हम बात कर ही रहे हैं एजाइल की, तो उससे पहले वाटरफॉल मॉडल के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मॉडल था जिसपे मेनली जो आईटी में हैं वो उसे क्लियरली रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं वाटरफॉल के अंदर भी। इसमें सीक्वेंशियल फेजेस होते हैं, स्ट्रक्चर रिजिड रहता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है आपको, और ये प्रेडिक्टेबल प्रोजेक्ट्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। बट आई थिंक हार्डली एनीबडी यूजेस वाटरफॉल नाउ डेज पीपल आर यूजिंग एजाइल, स्क्रम। सो बट हाँ, बिकॉज हम लोगों ने यूज़ किया है, इसकी बात करना ज़रूरी है। तो वाटरफॉल के अंदर सीक्वेंशियल अप्रोच लेते हैं। जैसे आपका पहले कोडिंग फिर डिज़ाइन हो गया, राइट। उसके बाद कोडिंग होगा, और उसके बाद आपका टेस्टिंग होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, राइट। तो पहला फेज़ खत्म, फिर सेकंड फेज़, फिर थर्ड। तो ऐसा नहीं है कि आप अ, चारों फेज़ एक साथ, मतलब कुछ भी पैरेलल नहीं कर सकते। आपको डिपेंडेंसी है पहले फेज़ की, उससे एक फेज़ के खत्म होने की डिपेंडेंसी है आपको। कब तक कोडिंग खत्म नहीं होगा, आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। डिज़ाइन खत्म नहीं होगा, कोडिंग नहीं कर सकते, राइट। तो सीक्वेंशियल है। एजाइल क्या है? इट्स आइटरेटिव अप्रोच, स्मॉल इंक्रीमेंट्स, रेगुलर फीडबैक, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि आप आ, एक बड़े टास्क को आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हो, राइट। इंस्टेड ऑफ डूइंग एंटायर कोडिंग, आप क्या करते हो, मतलब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ एंटायर कोडिंग, आप उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेते हो। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि लॉग इन स्क्रीन होता है, राइट। एक फीडबैक स्क्रीन होता है, उसमें मल्टीपल सेक्शंस रहते हैं। तो हर सेक्शन को एक छोटा छोटा टास्क बना लो, राइट। जैसे लॉगिन स्क्रीन की बात करूँ, तो लॉगिन स्क्रीन का एक टास्क बना लिया आपने, ठीक है। तो लॉग उसको पहले हम एक यूज़र स्टोरी बोलते हैं, ठीक है। मैं अभी और डिटेल में नहीं करता इस पे बात, अलग वीडियो में करेंगे। तो उसको एक यूज़र स्टोरीज बोलते हैं। तो छोटे छोटे टास्क को उसको स्टोरीज बोला जाता है। तो आप पहले लॉगिन स्क्रीन क्रिएट कर लो, राइट। ये फ्लेक्सिबिलिटी वाटरफॉल में नहीं है। वाटरफॉल में आपको पूरी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसके बाद टेस्टिंग करना है। इसमें क्या है कि आपने सिर्फ लॉगिन स्क्रीन बना ली, राइट। एक स्प्रिंट बोलते हैं, स्प्रिंट के अंदर वो जो 2 से 4 वीक्स की होती है, तो छोटे छोटे डब्बे बना लिए आपने। ये समझ लीजिए अपने कोड को छोटे छोटे बॉक्सेस में ब्रेक कर दिया, और उस बड़े टास्क को कोडिंग के छोटे छोटे टास्क में आपने बॉक्सेस में रख दिया। वो बॉक्सेस क्या है? स्प्रिंट्स है। तो स्प्रिंट्स के अंदर आपने वो कोडिंग कर लिया, उसकी टेस्टिंग भी हो गई, राइट, और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया।
तो ये हर टास्क के लिए होता रहेगा। तो आपका क्या कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन पैरेलली चल रहा है। तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर एंटायर वेबसाइट टू कंप्लीट या एंटायर कोडिंग। उसके बाद आप टेस्टिंग करोगे। आपने एक छोटा टास्क खत्म कर लिया, उसकी आप टेस्टिंग करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, राइट। ऐसे ही आप बाकी टास्क के लिए करेंगे। तो वो छोटे छोटे बॉक्सेस आप क्लाइंट को भेजते जाओ, क्लाइंट उसको टेस्ट करता जाएगा अपनी साइट पे, आपको फीडबैक देता जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, राइट। तो उसमें आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको सरप्राइजेस जो हैं, कोडिंग जैसे वाटरफॉल में आपने कोडिंग खत्म की, पता चला टेस्टिंग में काफ़ी बग्स आ गए, राइट। तो वो सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आप छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करके भेजते जा रहे हो, क्लाइंट का फीडबैक आ रहा है, आप इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हो। तो इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काफ़ी। कॉलेज फेस्ट का एग्जाम्पल लें तो वाटरफॉल मॉडल से समझते हैं पहले। वाटरफॉल में क्या होगा, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, देन क्लोजर, ठीक है। स्टॉल सेटअप, डेकोरेशन, मार्केटिंग, शेड्यूल सीक्वेंशियली, ये सब सीक्वेंशियली शेड्यूल किया गया है। एडवांटेज क्या है, क्लियर स्ट्रक्चर, इजी टू ट्रैक। बड़ा क्लियर स्ट्रक्चर है भाई, पहले हमने स्टॉल सेटअप करना है, फिर डेकोरेशन करनी है, फिर मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो एक के बाद एक काम होगा। लिमिटेशन क्या है, हार्ड टू अडेप्ट टू सडन चेंजेस। हाँ, अगर ये है कि भाई आपने पहले स्टॉल सेटअप कर लिया पूरा, उसके बाद कोई चेंज आया, आप सपोज डेकोरेशन में हो, आपको बोला अरे ये वाला स्टॉल तो चाहिए नहीं था, इसको दूसरी तरह से बनाना है, राइट। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा उसको चेंज करना। यहीं अगर आप एजाइल फॉलो करोगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग अ, ये ओके, उसमें हम स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट करते रहते हैं। तो जब हम स्टॉल बना रहे हैं तभी हम अपने स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व भी रख रहे हैं कि ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो इसके आगे हम डेकोरेशन करेंगे, तो डेकोरेशन भी अपने सारी स्टॉल का सेटअप भी साथ में चल रहा है, आप उनकी डेकोरेशन भी साथ में चल रही है, और आप उसे कम्युनिकेट भी कर रहे हो। आईटी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एग्जांपल लें एजाइल में, ठीक है। तो जो स्प्रिंट्स की मैंने बात की थी, आइटरेटिव स्प्रिंट्स, पहले डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, फीडबैक, रिपीट। तो हर स्प्रिंट में ये रिपीट हो रहा है, डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, फीडबैक। तो छोटे छोटे स्प्रिंट्स में ये सब काम हो रहा है, ठीक है। फीचर्स आपके छोटे छोटे स्प्रिंट्स में इंक्रीमेंट्स में डिलीवर होता है। एडवांटेज है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, अडेप्ट टू क्लाइंट फीडबैक क्विकली। इसमें आप प्रॉपरली क्लाइंट का फीडबैक ले रहे हो, उस पर अडेप्ट कर रहे हो, नेक्स्ट स्प्रिंट में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, राइट। ये वाटरफॉल में आप नहीं कर सकते। सो ये वाटरफॉल और एजाइल का डिफरेंस है, राइट। ओके, तो एजाइल के हमने बात कर ली है। स्क्रम फ्रेमवर्क पे आते हैं, इस पे भी मैं बात करूंगा। तो स्क्रम फ्रेमवर्क में जैसे हमने बात किया, स्प्रिंट्स होती हैं, डेली स्टैंडर्ड्स हम करते हैं, राइट। तो एजाइल स्क्रम इज अ काइंड ऑफ, आई मीन इज अ एजाइल फ्रेमवर्क, एजाइल के अंदर आता है। तो इसमें स्प्रिंट्स यानी आइटरेशंस होते हैं छोटे छोटे, राइट। हर स्प्रिंट में 2 वीक्स की ऐसे स्प्रिंट है, तो उसमें डेली स्टैंडअप्स होती हैं 15-15 मिनट्स की, और उसमें पूरी टीम अवेलेबल रहती है, वो अपने इश्यूज बताती है, राइट। वो अपनी प्रोग्रेस बताती है उसके अंदर। उसमें जो स्टैंडअप्स को लीड करता है उसे हम स्क्रम मास्टर कहते हैं, राइट। उसमें प्रोडक्ट ओनर भी होता है, पर स्क्रम मास्टर का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, बिकॉज डेली स्टैंडअप्स को स्क्रम मास्टर ही लीड करता है। ओके, अब हम आते हैं की स्किल्स। प्रोजेक्ट मैनेजर्स में क्या क्या स्किल होने चाहिए। ओके, बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज जो अभी अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल में आए हैं, नए प्रोजेक्ट मैनेजर्स बने हैं, उनके लिए बहुत एसेंशियल है। तो सबसे बड़ा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियर कम्युनिकेशन विद टीम एंड स्टेक होल्डर्स। सो मैनेजर्स की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि वो कितना क्लियरली अपनी बात को कम्युनिकेट, सॉरी, कम्युनिकेट कर रहा है टीम के साथ,
कॉलेज फेस्ट का एग्जाम्पल लें तो वॉलंटियर्स अपने टास्क को कितने क्लियरली समझे हैं या नहीं, स्पॉन्सर्स आर अपडेटेड ऑन द प्रोग्रेस। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, आपने टास्क को कितने अच्छे से प्रायोरिटाइज किया है, उनकी टाइमलाइंस मीट हुई है या नहीं। एग्जाम्पल है आईटी प्रोजेक्ट में यू हैव टू इंश्योर कोडिंग टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल। तो टाइम मैनेजमेंट एक और इम्पॉर्टेंट स्किल है। लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, मोटिवेट योर टीम, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। एग्जाम्पल लें तो कॉलेज फेस्ट के अंदर टीम डिवाइडेड इनटू स्टॉल्स, डेकोरेशंस, मार्केटिंग, एवरीवन अलाइंड। फोर्थ स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, आप कितने एफिशिएंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो अपनी टीम के, कितने एफिशिएंटली डिसीजन ले पा रहे हो, राइट। आईटी प्रोजेक्ट के एग्जांपल लें तो सर्वर क्रैश हो गया, बग फिक्स करने हैं, टाइमलाइंस एडजस्टमेंट, राइट। तो सर्वर क्रैश वाले इशू को कैसे हैंडल कर रहे हो आप, क्या डिसीजन ले रहे हो, बग्स बग्स कितने फास्ट आप फिक्स कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप टाइमलाइंस कैसे एडजस्ट कर रहे हो। फिर है रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स, आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड मिटिगेट रिस्क। एग्जाम्पल है कॉलेज फेस्ट के अंदर रेन कंटिजेंसी, एक्स्ट्रा वॉलंटियर्स जो ऊपर बात कर चुके हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स 6 नंबर पे आते हैं, कीप टास्क, रिसोर्सेज एंड टाइमलाइंस ऑर्गेनाइज। तो ये ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एडजस्ट टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट। ये आजकल के जो इन्वायरमेंट में जो प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं उसमें अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी, इसलिए एजाइल आया है। वाटरफॉल अब कोई यूज़ नहीं करता, एजाइल यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। तो ये सब स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए। बिगनर्स को मैं टिप्स देना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन को डेली प्रैक्टिस करें, टाइम मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करें, कैलेंडर्स यूज़ करें, एप्स यूज़ करें टाइम मैनेजमेंट के लिए। लर्न बेसिक लीडरशिप टेक्निक्स लाइक मोटिवेट एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, जिससे आप मोटिवेट कर पाएँ। ट्रैक एंड रिव्यू रिस्क रेगुलरली, बी अडेप्टेबल एंड रेडी फॉर चेंजेस। ओके, सो ये सारी स्किल्स हैं जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर कोई और स्किल्स हैं जो आपको पता है, सो वी कैन ऐड, राइट। और मैं, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं वो क्या है। पहला है पुअर प्लानिंग, राइट, अनक्लियर रोल्स, इग्नोरिंग रिस्क, स्कोप क्रीप। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। पुअर और नो प्लानिंग, राइट, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करना, कम्युनिकेशन लैक करना, स्कोप क्रीप, काम बढ़ता जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कि स्कोप क्या था आपका, राइट, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, ट्रैकिंग प्रोग्रेस ट्रैक ना करना, राइट, प्रोजेक्ट रिव्यूज ना करना। तो ये सब बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होती हैं। अब आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। बेस्ट प्रैक्टिसेस आर प्रूवन मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज दैट इम्प्रूव प्रोजेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंप्लीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस को रिकॉर्ड करना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जिससे आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इम्प्रूव कर सकें। जैसे मैंने बोला था, हर प्रोजेक्ट में स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। कॉलेज फेस्ट का एग्जांपल लें तो उसके गोल की बात करें तो क्या गोल हो सकता है। गोल है एंटरटेन 500 स्टूडेंट्स, कंप्लीट सेटअप इन 3 वीक्स। तो दिस इज द गोल। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पहला क्या हो गया बेस्ट प्रैक्टिस में, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्लान बिफोर यू स्टार्ट, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले प्लान करिए। असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली, रेगुलर कम्युनिकेशन, ट्रैक प्रोग्रेस एंड मॉनिटर केपीआईज, मैनेज योर रिस्क प्रोएक्टिवली, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, सेलिब्रेट सक्सेस एंड फीडबैक। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये सब गुड प्रैक्टिसेस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ओके,
ओके, तो अगर मैं कंक्लूजन पे पाऊँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो अब तक हमने पढ़ा है और क्या की टेकअवेज हम लेके जा रहे हैं। सबसे पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बूस्ट सक्सेस। ये आपने समझा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। मिस्टेक्स को अवॉइड करना है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। सो ये तीन चीज़ें हैं जो की टेकअवेज हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ओके, सो देयर वी एंड्स आवर सेशन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर बिगनर्स। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा। और जैसा मैंने बोला कि मैं आई एम प्लानिंग टू क्रिएट अ वीडियो ऑन एजाइल मेथोडोलॉजीज, और उससे रिलेटेड जो और मेथोडोलॉजीज हैं, कानबान है, मैं सब कवर करूँगा उसके अंदर। सो जस्ट लेट मी नो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ प्रोवाइड द फीडबैक। और फिर मिलते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।